नमस्कार मित्रों, अनएक्सप्लोर गुजरात के आज के वीडियो में आज हम आए हुए हैं गुजरात के बोटाद डिस्ट्रिक्ट में आए राणपुर गांव में, जहां आज हम एक्सप्लोर करेंगे राणजी गोहिल का वो गढ़ जो अपने आप में ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों को समेट कर बैठा है जिसको जानकर मेरी तरह आप भी हैरान रह जाओगे कि कैसे ये गढ़ जुड़ा हुआ है राजस्थान से आए गोहिल वंश से। कैसे गोहिल वंश और जूनागढ़ के चुड़ासमा वंश एक दूसरे से जुड़े, कैसे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण के समय यहाँ की रानियों ने अपना आत्मसम्मान को बचाते हुए एक साथ इसी किले में आए हुए कुएं में जल जौहर किया। ये सारी हिस्ट्री जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए पहले इस किले तक पहुँचने के खूबसूरत रास्ते को एंजॉय करते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशाल जानी में। और अभी हम जहाँ पे आए हैं उस गांव का नाम है राणपुर। वैसे आपको बता दूं कि ये मेरा नेटिव प्लेस है और यहीं पे मेरा जन्म हुआ था। यहाँ पे आया हुआ एक राणा का गढ़ जिसे बोलते हैं वो है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता था। और यहाँ पे एक भवानी माँ का बहुत ही पुराना मंदिर है जहाँ सालों से हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वहीं उनकी पूजा करती आई है, तो वो मंदिर भी मैं आपको दिखाना चाहता था। तो चलिए आज आपको गढ़ भी दिखाते हैं और साथ में वो जो पुराना मंदिर है और उसके साथ साथ यहाँ पे जो कुदरती सौंदर्य है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस वीडियो को मैंने मॉनसून और विंटर दोनों सीज़न में शूट किया है, जिससे आप यहाँ की बारिश के समय की खूबसूरती देख पाए। वहीं मॉनसून में जाते हुए यहाँ के स्थानिक लोगों से रास्ता पूछे, वहीं पानी का लेवल ज़रूर चेक करें। यदि लेवल ज़्यादा हो तो आगे जाने की कोशिश ना करें। हम यहाँ बचपन से आ रहे हैं तो हमें ये रास्ता पता रहता है। तो इसी तरह आपको पानी से गुज़र के यहाँ तक अभी जाना पड़ेगा। जब भी मॉनसून आता है तब यहाँ पे इस तरीके से क्योंकि यहाँ पे दो नदी का वैसे संगम कहा जाता है, भादर और गोमा नदी का, दोनों का यहाँ पे संगम होता है। तो उसी का पानी ये यहाँ से जा रहा है और ऊपर एक डैम आया हुआ है जहाँ से जब भी पानी छोड़ा जाता है तो इसी तरीके से यहाँ से डैम हमें देखने को मिलता है। तो सुंदर सी जगह है। और सामने हम जो देख रहे हैं वही मैं जो राणा का गढ़ की बात कर रहा था वो यहीं है। तो बढ़िया सा है, कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है, आ जाइए, बहुत ही अच्छी जगह है। वैसे बोटाद से तकरीबन 25 किलोमीटर पे ये आया हुआ है और अगर लिमड़ी से बात करें तो उससे भी उसके आसपास ही किलोमीटर हो जाते हैं, 25 से 30 किलोमीटर। तो अभी ऐसे ही देखिए हमारी फैमिली है पूरी, मेरी मदर है, साथ में मेरे अंकल के बच्चे हैं, तो साथ में निकले हैं। और पानी अभी धीरे धीरे देखिए यहाँ पे इतना सा पानी अभी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जैसे ही आप पानी से बाहर आते हैं सामने इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई है जो आपको पूरा जंगल वाला अनुभव ज़रूर देगी। और 60 से 70 सीढ़ियाँ चढ़कर आप ऊपर किले तक पहुंच जाते हैं और ऊपर पहुंचते ही आपको दिखता है ये सुंदर सा दृश्य जो देख के आपको हिल स्टेशन वाली फीलिंग ज़रूर आएगी। आप यहाँ फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, थोड़ी देर आराम से बैठकर ग्रीनरी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए पहले इस गढ़ की पूरी हिस्ट्री जान लेते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशाल जानी में।
जहां इस वक्त हम खड़े हैं बोटाड डिस्ट्रिक्ट में आए राणपुर तहसील के राणपुर गांव में। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो उसे बोलते हैं रणजी गोहिल का गढ़। देखिए, गढ़ और महल दोनों में अंतर होता है। गढ़ बनाया जाता है पूरे गांव को सिक्योर करते हुए, ऐसी जगह पे एक महल बनाया जाता है कि जो दुश्मन जब भी कोई हमला करे तो उससे वो बच पाए। यहाँ पे मेरे साथ में अभी आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे पानी कम है, आगे पानी है। तो ये पूरी है वो रिवर एक जा रही है, दो नदियों का यहाँ पे संगम होता है, पीछे से एक तीसरी नदी आगे यहाँ पर मिलती है। तो 3 नदियों का बेसिकली यहाँ पर संगम होता है। तो उसकी वजह से अगर दुश्मन कोई अगर यहाँ पर अटैक करता है तो वो डायरेक्टली गढ़ तक नहीं पहुँच पाएगा और बीच में उसे ये रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी। और रिवर क्रॉस करना उस टाइम पे बहुत ही मुश्किल काम था। अब चलिए बात करते हैं इस जो रणजी गोहिल का जो ये गढ़ है उसके हिस्ट्री के बारे में, उसके इतिहास के बारे में। ये बात है 1250 की, जब राजस्थान के खेरगढ़ से सेजक जी गोहिल जो वहाँ के एक राजा थे, वो अपना प्रदेश छोड़कर किसी कारणवश सौराष्ट्र की तरफ आगे आते हैं। आगे बढ़कर यहाँ पे एक सौराष्ट्र के मैदान के प्रदेश में रहने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे वो अपने साथियों के साथ, अपने थोड़े सैनिक के साथ और अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर वो राजस्थान से शिफ्ट होते हैं। अब जो कि वो योद्धा थे तो वो उनकी फैमिली को वहीं पे छोड़कर आगे वो जूनागढ़ निकल जाते हैं। वहाँ के जो चुड़ासमा शासक थे, जो पहले चुड़ासमा शासक वहाँ के थे जिस टाइम पे यहाँ पे सेजक जी गोहिल आए हुए थे, वो थे चुड़ासमा राकवाट। तो वो चुड़ासमा राकवाट से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि हमें आप अपने लश्कर में जगह दे दीजिए और आपकी सेवा का मौका दीजिए। अब जो कि जूनागढ़ के जो चुड़ासमा राजवी थे राकवाट, वो जानते थे, वो राजस्थान के शौर्य के बारे में जानते थे, वो राजस्थान की वीरता के बारे में जानते थे। तो वो तुरंत ही राजी हो जाते हैं और सेजक जी गोहिल को बतौर सर सेनापति अपनी सेना में स्थान दे देते हैं। साथ में 10 गांव का जो भी कार्यभार है वो उनको सौंप देते हैं। और यहाँ से चुड़ासमा वंश और गोहिल वंश के रिश्ते की एक शुरुआत हो जाती है। चलिए, अब थोड़े साल इसी तरीके से गुजरते हैं। अब उस टाइम पे जो भी राजा के कुंवर होते थे उन्हें तकरीबन 2 साल, 5 साल या 10 साल तक अलग अलग जगह पे शिकार के लिए जाना था, वन में थोड़े से सैनिक के साथ रहना था। ऐसा नियम होता था एक प्रकार से। तो जो हमारे जूनागढ़ के जो राजा थे चुड़ासमा राकवाट, जो वहाँ के राजा थे, उनके कुंवर थे राखेंगार, जो उस मैदान प्रदेश तक जहाँ पे उन लोगों का पड़ाव था, मतलब कि हमारे जो शासक थे सेजक जी गोहिल, उनका पड़ाव था, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर वो एक खरगोश को देखते हैं और उसका शिकार करने के लिए वो उसके पीछे जाते हैं। अब देखिए, कहानी ऐसी करवट लेती है कि वो खरगोश जो सेजक जी गोहिल थे, उनकी जो राजमाता थी, उनके पास चला जाता है। तो राजमाता खरगोश को बचाने के लिए राखेंगार को बताती है, मतलब कि राजकुंवर को बताती है कि भाई आप इसका शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम क्षत्रिय है और ये हमारी शरण में आया हुआ है। तो ये सुनकर जो कुंवर थे वो गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि ये किनकी माता है, क्या है। वो गुस्सा हो जाते हैं, वो बोलते हैं ये हमारा राज है, यहाँ के सभी प्राणी पर हमारा हक है और हम इनका शिकार करके ही रहेंगे। तो उस मैदान में वहाँ पर थोड़ा युद्ध जैसा हो जाता है माहौल, क्योंकि कुंवर के साथ जो सैनिक थे और सेजक जी के साथ जो सैनिक थे, वो दोनों वहाँ पर भीषण उनके बीच में युद्ध होता है। और उसमें राखेंगार गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और उनके सैनिक मान लेते हैं कि जो हमारे राजकुंवर है वो उनकी मृत्यु हो गई है। और ये समाचार लेकर वो जूनागढ़ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब हम अगर नेक्स्ट सिचुएशन की बात करें तो अब बात है जूनागढ़ में, जहाँ पे राजा का दरबार भरा हुआ है, उसमें सेजक जी गोहिल भी बैठे हुए हैं। और ये सैनिक जाके पूरी अपनी बात वहाँ के चुड़ासमा राजा यानी कि राकवाट को बताते हैं कि इस तरीके से कुंवर की मृत्यु हो गई है।
और इनकी मृत्यु के पीछे है इनकी राजमाता सेजक जी गोहिल। ये सुनकर सेजक जी गोहिल अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं और 10 गांव का जो भी कारोबार था वो वापस सौंप देते हैं। अपनी उपाधि सभी जो भी उनको मिली हुई है वो वापस दे देते हैं और माफ़ी भी मांगते हैं कि हमारी वजह से ये हुआ है, ठीक है, लेकिन आप हमको जो भी सज़ा देंगे वो मंजूर है और साथ में हमको जो भी आपने उपाधि दी है 1 रुपया वापस ले लीजिए, हम अब इसके हकदार नहीं हैं। ये सब सुनकर हमारे जो राजा थे चुड़ासमा राकवाट, वो थोड़ी देर सोच विचार करते हैं और उसके बाद में वो उनको बताते हैं कि देखिए, आपकी राजमाता ने राजधर्म का पालन किया है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मेरा दूसरा जो बेटा होगा मैं उसका नाम भी राखहेंगार ही रखूँगा और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं दुखी हूँ तो चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। उसी मैदान में जाते हैं और वहाँ से मेरा कुंवर का जो शरीर है, पार्थिव देह है, उसको यहाँ पर वापस ले आते हैं। तो ये कहकर वो दोनों निकलते हैं, मतलब अपनी पूरी सैनिक के साथ उस मैदान में, उस पड़ाव में जहाँ पर वो लोग रुके हुए थे। अब बात करते हैं इस पड़ाव में, तो ये युद्ध खत्म हो गया है। अब राजमाता को भी ऐसा मन से लगता है कि ये कुंवर था, छोटी वय का था, उसके साथ ये गलत हो गया है। तो राजमाता भी तुरंत ही अपने राजवैद्य को बुला लेती है और उसे बोलती है राजवैद्य को कि भाई तू इसको चेक कर, इसकी नाड़ी चेक कर। नाड़ी देखकर राजवैद्य बता देते हैं कि नहीं, ये तो अभी जिंदा है। और राजमाता उनका अपने पुत्र की तरह उसका पालन पोषण करती है, उनकी सेवा करती है और राजमाता की सेवा और राजवैद्य के जो भी प्रयास थे उससे वो कुंवर थोड़े ही दिन में अच्छे हो जाते हैं। अब जैसे ही राकवाट और सेजक जी गोहिल थे वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं और राकवाट अपने पुत्र राखहेंगार को जीवित देखकर इतना खुश हो जाते हैं कि वो उससे गले लगा लेते हैं और साथ में सेजक जी गोहिल को भी यहाँ के राजा घोषित कर देते हैं और उनको 10 की जगह पे 40 गांव का कार्यभार दे देते हैं। न सिर्फ वो उनको 40 गांव का राजा बनाते हैं बल्कि अपने मित्र की उपाधि भी साथ में देते हैं, अपना मित्र बनाते हैं सेजक जी गोहिल को। और इससे खुश होकर सेजक जी गोहिल अपनी जो पुत्री होती है, राजकुमारी होती है, उसका विवाह राखहेंगार के साथ वो तय करते हैं। तो इस तरीके से जो दोनों मित्र थे वो रिश्तेदार भी बन जाते हैं। कैसे चुड़ासमा और गोहिल जो राजवंश है वो दोनों मिल जाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और इतिहास में हम आगे बढ़ते हैं 1290 में, जब जो सेजक जी गोहिल है उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके बाद राणक जी गोहिल जो इनके बड़े बेटे थे उन्हें वो गद्दी सौंपी जाती है। अब देखिए, सेजक जी गोहिल थे, उनके नाम से पहले नज़दीक में ही एक सेजकपुर करके प्रदेश है। अभी तो उसका नाम क्या है वो उसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन उस टाइम पे सेजकपुर कहा जाता था, वो उनकी राजधानी थी। अब जब राणक जी गोहिल बनते हैं और आसपास में मुग़लों का शासन वहाँ पे बढ़ता जाता है, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो आगे बढ़ रहा था, जो मुस्लिम शासक थे उनका आधिपत्य भारत देश पे बढ़ता जा रहा था। तो इससे प्रताड़ित होके उन्होंने तय किया कि हम हमारी राजधानी किसी ऐसी जगह पे रखें जो दुश्मनों से सुरक्षित हो। तो सेजकपुर से वो अपनी राजधानी राणपुर में ले आते हैं और उनके नाम से ही यहाँ पे ये गढ़ बना हुआ है, जिसे राणा जी का गढ़ भी हाल की परिस्थिति में बोला जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि गोहिल वंश द्वारा जो फर्स्ट महल बना था या कहूँ कि कोई किला बना था गुजरात में, तो वो यही किला था जिसकी शुरुआत की थी। यहाँ का इतिहास जैसे मैंने बताया कि 13वीं शताब्दी से शुरू होता है, 1250 से लेकर 1290 और उसके आगे भी चलता रहता है। अब बात आती है आगे कि जो राणक जी गोहिल है वो यहाँ के राजा घोषित कर दिए जाते हैं, वो यहाँ के राजा बन जाते हैं। अपनी जो राजधानी है वो राणपुर में इसी किले में शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद 1309 में, यानी कि सेजक जी गोहिल के मरने के तकरीबन 19 साल के बाद 1309 में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर हमला कर दे। मतलब वो खुद तो नहीं आता, लेकिन उनके जो सेनापति है उनके द्वारा वो यहाँ पर हमला करवाता है और उस हमले में जो राणक जी गोहिल है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही रानियों को पता चलता है कि उनके जो पति है यानी कि जो राजा है राणक जी गोहिल, उनकी युद्ध में मृत्यु हो गई है, ये सुनते ही वो इसी महल में आए एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है,
मतलब कि जल जौहर कर देती है। जल जौहर क्या है, तो जैसे आपने पद्मावत मूवी में देखा था कि वहाँ पर जो रानियाँ थी वो अग्नि में कूदकर अपनी जान दे देती है, जिसे अग्नि जौहर बोलते हैं। वैसे ही ये जल जौहर है। यहाँ के इतिहास के मुताबिक ऐसा जो जल जौहर है वो पूरे गुजरात में ये एक ही जगह पे देखने को मिलता है। तो ये था इतिहास इस गढ़ के बारे में। और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद ही यहाँ पर ये मस्जिद भी बनाई हुई आपको देखने को मिलती है, जो आज भी मौजूद है। और इसी गढ़ में भवानी माता जी का एक मंदिर भी आया हुआ है। तो चलिए आपको वहाँ के दर्शन भी करवाते हैं और साथ साथ में जो राणा का गढ़ है उसका भी पूरा जो व्यू है वो आपको दिखाते हैं अंदर से। अब हम पहुँच गए हैं इस सुंदर से किले में आए हुए श्री भवानी माता मंदिर तक, जहाँ ऊपर एक हॉल बना हुआ है, जहाँ आगे जो भी मैंने ऐतिहासिक तथ्य बताए वो यहाँ गुजराती भाषा में लिखे हुए हैं, जिसे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर, जहां ये छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ है जिस पर जय भवानी माता जी लिखा हुआ है। वैसे पुराने समय में जितने भी मंदिर किले के अंदर बनते थे उनके दरवाजे ऐसे हाइट में छोटे ही रखे जाते थे। इसकी वजह है कि चाहे कोई व्यक्ति ईश्वर में बिलीव करता हो या ना करता हो, लेकिन उसे झुककर ही मंदिर में एंट्री मिलती थी। तो एक तरह से वो चाहे ना चाहे उसको भगवान के सामने झुकना ही पड़ता था। वैसे यहाँ तो आपको आखिर तक ऐसे ही झुककर ही भवानी माँ के सामने जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा रास्ता ही इसी प्रकार से बना हुआ है। आपको सीढ़ियाँ उतरकर शायद ऐसा लगेगा कि आप किसी गुफा में आए हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये किले का सबसे टॉप फ्लोर है। तो आइए भवानी माँ के दर्शन करते हैं। तस्य कर्मणे शांगदादिस्यर्मद्राद्युमामङ्गल्यमासब्रह्मादि कार्तिक मासे शुक्लपक्षे प्रतिपदायां एकं यान्तितोयां मम कायम वाञ्छितो मानसिको संसारगतो चतुर्विधि पापानां पदार्थे अनुकुटम् अगाखे अन्नखेदं नैवत्वं मम आत्मनो समृद्धि पुराणुक्तो वेदोक्तो फल प्राप्ति अर्थे नैवेद्यं प्रियतां मम तदं क्षमा याचना ओम आवाहनं न जानामि त्वार्चनं पूजां चैव न जानामि गतं पापं गतं दुःखं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत् मया देवं परिपूर्णं न पूर्णं माता पार्वती देवी पिता देव पाण्डवानां शिवभक्तां ओम धर्मदानं वैबलाभं सहस्रं वस्त्रं दीर्घमायुः सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। हाय फ्रेंड्स, तो हमने भवानी माता जी का मंदिर जो पुराना है वो आपको दिखाया गढ़ में। अब उसके अलावा यहाँ पर हम उसकी छत पे आ गए हैं और अब वो जो कुएं के बारे में हम आपको बता रहे थे, जहाँ पर कूदकर रानियों ने जल जौहर किया था, तो वो भी आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ मैं। चलिए, ये जैसे मैंने दो रिवर के बारे में आपको बताया, भादर और गोमा, तो वो यहाँ इकट्ठा होती है। वैसे अभी मॉनसून गए थोड़ा टाइम हो चुका है, वरना यहाँ पर बहुत सारा पानी रहता है। और सामने आप देख सकते हैं कि पूरा जो रानपुर गांव है उसके आसपास ये दीवार भी आप देख सकते हैं, जो गांव की रक्षा के लिए या कहूँ कि इस गढ़ की रक्षा के लिए बनाई गई है।
वैसे पूरे राणपुर में इस तरीके से आपको दीवार देखने को मिलती है। तो देखिए ये तो अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम किया हुआ है, वरना यही वो कुआं है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि वीर राणा जी सेजक जी गोहिल की जो रानियाँ थी और उनकी महिलाएं थी फैमिली की, उन्होंने यहाँ पर जौहर किया था, जल जौहर किया था। तो उसके प्रतीक में ये 1309 में ये कुआं था जहाँ पर उन्होंने कूदकर अपनी जान दे दी थी। तो यही वो कुआं है। अभी वैसे इसे ऊपर से बंद किया, बहुत ही गहरा कुआं है, देखिए आप। अभी तो उसे ऊपर से बंद किया हुआ है। और यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है, यहाँ पर वैसे गुजराती में लिखा है और वहाँ पर हिंदी में भी सामने लिखा हुआ है। और जैसे हम राजस्थान के किले देखते हैं उसी प्रकार से ये किला भी मुझे लगा, क्योंकि सेजक जी गोहिल थे वो बेसिकली तो राजस्थान के ही थे, तो उसी काट में ये किला यहाँ पर बनवाया गया। और यहाँ पर जो आपको ये दिख रहे हैं, ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारी जैसे घर में विंडो होती है, ठीक है, उसी तरीके से उजास अंदर आ सके, प्रकाश अंदर आ सके। तो इसीलिए अभी तो इसे वैसे बंद किया हुआ है, वरना पहले के समय में यहाँ पर ये खुला होता था, तो जिससे प्रकाश है वो पूरा जो महल है उसमें वो प्रकाश आ सके। वैसे अंदर काफ़ी कुछ काम हुआ है और काफ़ी कुछ अभी बाकी है, तो अंदर से तो किला बहुत ज़्यादा नहीं दिखा सकता, लेकिन ऊपर से मैंने जितना भी खुला था और जो भी मंदिर था वो आपको दिखाने की कोशिश की है आसपास में। की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये मेरा नेटिव प्लेस है, मेरा जन्म ही वैसे यहाँ पर हुआ था। तो मेरी सालों से एक इच्छा थी कि इस जगह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं इस जगह के बारे में पहुँचाऊँ। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो किस तरीके से आ सकते हैं। अगर आप यहाँ के जो आसपास में ऐसा कोई बड़े सेंटर की बात करूँ तो सारंगपुर हनुमान जी है, वो सबसे नज़दीक का जो सेंटर यानी कि सबसे बड़ा सेंटर है। वहाँ से अगर आप आ रहे हैं तो पहले आप बोटाद चले जाइए, बोटाद से आपको राणपुर आना पड़ेगा और राणपुर आने से पहले कनारा गांव से आगे थोड़ा ये राणा का गढ़ है वो आ जाता है। अगर आप राणपुर तक भी पहुँच जाते हैं तो वहाँ से भी ये नदी है, ठीक है, उसे क्रॉस करके आप आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं और आराम से इस किले को घूम सकते हैं। वैसे यहाँ पर मॉनसून के वक्त काफ़ी पानी होता है, तो ये किला वैसे खुला नहीं होता है, या कहूँ कि मंदिर भी खुला नहीं होता है, ठीक है। तो मंदिर के बारे में जानकर पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर फिर भी ये हाँ, किला तो वैसे खुला रहेगा, तो आप यहाँ पर फोटोग्राफी कर सकते हैं। आप यहाँ पर पास ही में एक बढ़िया सा महादेव जी का टेम्पल आया हुआ है, उसे भी आप घूम सकते हैं। तो और मंदिर का जो टाइमिंग है वो वैसे दोपहर के वक्त बंद होता है 12 या 1 से लेकर शाम के 3 या 4 तक, बाकी तो तकरीबन खुला ही रहता है, क्योंकि विषम परिस्थिति में ये मंदिर मतलब ऐसी जगह पे आया हुआ है कि जहाँ पूरे दिन बैठे रहोगे कोई आएगा भी नहीं, ठीक है। तो अगर आपको आना है तो ऐसे पूनम हो चाहे ऐसा नवरात्रि हो, उन दिनों में आप आएंगे तो ये खुला ही मिलेगा सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन आप बीच के दिनों में आते हैं जब भी, तो तब ये चेक करके आइए। लेकिन फिर भी अगर मंदिर खुला नहीं होगा तो भी आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो आपको बहुत पसंद आने वाला है और आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इस मंदिर पर अवश्य आइए, ठीक है। और मेरा नेटिव प्लेस है, तो मैं आपसे एक बार और गुजारिश करूँगा कि अगर यहाँ आसपास में आप रहते हैं, यहाँ आसपास आप अगर आ सके, राणपुर में फिर से बता देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट है बोटाद, तहसील राणपुर खुद है और उसी का ये गांव है राणपुर। तो यहाँ पे अवश्य आइए, 2 रिवर का किनारा है। अगर आप मानसून में आएंगे तो यहाँ की जो मानसून की कुछ वीडियो मैं आप में डाल भी दूंगा। मैंने मानसून के टाइम पे यहाँ पर वीडियो लिया हुआ था, तो वो भी मैं इसके साथ में ही ज्वाइन करूँगा, तो आपको पता चले कि आसपास में किस तरीके से ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर कितना पानी होता है। वैसे मैं तो मानसून के टाइम हर संडे या हर 15 दिन में यहाँ नहाने के लिए आता रहता हूँ। तो यहाँ पर स्विमिंग जैसा भी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा पानी होता नहीं है, तो हमारी दोनों बच्चियों को भी मज़ा आ जाता है और साथ साथ में हम भी थोड़ा घूम लेते हैं। तो चलिए इसी मंदिर का थोड़ा सराउंडिंग आपको दिखा देता हूँ।
ये थोड़े सालों पहले ही थोड़ा रिनोवेशन का गवर्नमेंट द्वारा किया गया है, वरना इस तरीके की यहाँ पे पत्थर से बनी हुई दीवार जो होती है महल में, वैसे ही हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इस तरीके से दीवार जो बनी हुई होती है उस तरीके से ही यहाँ पे सारी दीवारें थी। वैसे गवर्नमेंट द्वारा प्लास्टर या कहूँ के कलर काम और वो थोड़े ही सालों पहले किया गया है। तो ये जो मैं बात कर रहा था हनुमान जी के मंदिर के बारे में, छोटा सा मंदिर है लेकिन थोड़ा हाइट पे है और बहुत ही अच्छा जगह है। आसपास में प्रकृति की गोद में आया सुंदर सा मंदिर है। और यहाँ से अगर व्यू की बात करूँ तो देख लीजिए आप ही, यहाँ से सामने पूरा गांव दिखता है हमें, और साथ ही में नीचे आई जो मंदिर है और उसके आसपास में जो दोनों मैंने बताई भादर और गोमा नदी है वो हमें दिखाई देती है। और आसपास में जैसे मैं बता रहा था कि इस तरीके से बढ़िया सा जंगल आया हुआ है, बहुत ही बढ़िया सी जगह दिखने को आपको मिलती है। ये सामने जो दिख रहा है, जहाँ पे दीवार दिख रही है, वो शंकर भगवान का मंदिर है। वहाँ पे भी जाने की कोशिश करेंगे अगर खुला हुआ होगा तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम लोग आते हैं, गांव से थोड़ा दूर है और बीच में जो नदी दो आती रहती है तो उसका पानी के बारी बारी से छोड़ते रहते हैं डैम से, तो उसमें भी ज़्यादातर पानी होता है तो ज़्यादा लोग यहाँ कम आना पसंद करते हैं मानसून में। लेकिन जब भी यहाँ पे हम आते हैं तो इतना बढ़िया सा व्यू और सब देखने को मिलता है, तो हम हफ्ते में या फिर कहूँ कि एक आध महीने में एक बार तो ज़रूर यहाँ पे आते हैं। हम जो बाहर नदी है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, दोनों नदी का जो संगम है वहाँ पर, और यहाँ से ये जो पीछे राणा का गढ़ है ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यशवी हाय। यहाँ पे पानी का बहाव थोड़ा है तो ऐसे ही आप आगे बढ़ जाओगे। इस सुंदर से व्यू के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई अनएक्सप्लोर्ड जगह हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं वहाँ की वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टा अकाउंट है विशालजानी86। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।